आज के मुख्य समाचार। निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस की खरीदी गई गाड़ियां एकनाथ गुट और शिवसेना गुट में इस्तेमाल। मुंबई पुलिस ने 1992 के दंगों के मामले में वांटेड चल रहे आरोपी को 18 साल बाद किया गिरफ्तार। व्यापारी विनोद जातिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक को 70 करोड़ का चूना के मामले में सीबीआई के छापे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के खेमे ने प्रधानमंत्री मोदी की शॉर्टकट राजनीति से संबंधित टिप्पणी की आलोचना। मुंबई निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस की खरीदी गई कई गाड़ियों का इस्तेमाल इस साल जुलाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों के लिए किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए ये गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नेताओं को सुरक्षा देने में किया गया। अखबार कहता है कि इस साल जून में मुंबई पुलिस ने 220 बोलेरो और 35 अर्टिगा गाड़ियां, 313 पल्सर मोटरसाइकिल और 200 एक्टिवा स्कूटर खरीदे थे। इसके लिए निर्भया फंड से 30 करोड़ रुपए निकाले गए। जुलाई में ये गाड़ियां अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बांट दी गईं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2013 में महिला सुरक्षा के लिए बनी योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए ये राज्यों के लिए फंड बनाया था। अखबार लिखता है कि इस साल जुलाई में महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों और 12 मंत्रियों को वाई+ सुरक्षा देने के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग ने मुंबई पुलिस से 47 बोलेरो देने की गुजारिश की। तुरंत सुरक्षा व्यवस्था करने की ये गुजारिश वीआईपी सिक्योरिटी विभाग की तरफ से की गई थी। जो 47 बोलेरो दिए गए उनमें से 17 वापस आ गई, लेकिन 30 गाड़ियां अब तक वापस नहीं आई हैं। वाई+ स्तर की सुरक्षा में एक गाड़ी के साथ 5 पुलिसकर्मी व्यक्ति की सेवा में लगाए जाते हैं। ये 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। अखबार ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से पुलिस अधिकारी की गुजारिश पर नाम जाहिर नहीं किया गया है, कहा है कि जून में नई बोलेरो गाड़ियां खरीदने के बाद अलग अलग पुलिस स्टेशनों को दी गई थी, ताकि जिन पुलिस स्टेशनों में गाड़ियों की कमी है वहां इस कारण जरूरी काम न रुके। उन्होंने कहा, शहर के 95 पुलिस स्टेशनों को गाड़ियां दी गई थी। संवेदनशील इलाकों की पहचान करते हुए कुछ पुलिस स्टेशनों को एक गाड़ी दी गई, जबकि कुछ पुलिस स्टेशनों को 2 गाड़ियां दी गई थी। अखबार लिखता है कि पुलिस स्टेशनों को गाड़ी दिए जाने के कुछ दिन बाद सुरक्षा में लगाने के लिए इन्हें वापस मांगा गया। मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में एक सूत्र के हवाले से अखबार कहता है कि सुरक्षा के लिए गाड़ियों की व्यवस्था उन्हें करनी थी, जिसके लिए उन्हें अस्थायी तौर पर 30 गाड़ियां पुलिस स्टेशनों से वापस मांगी। पुलिस स्टेशनों की गुजारिश पर कुछ गाड़ियां वापस मिली, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियां नहीं आई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जल्द ही साल 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी करने वाला है, लेकिन उससे पहले बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए तारीखों की जानकारी दे दी है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सीबीएसई ने नोटिस जारी कर स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2023 से शुरू करें। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल ये सुनिश्चित करें कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए सिलेबस समय से पूरा हो, साथ ही स्कूल इसके लिए अपनी प्रयोगशालाओं में जरूरी मात्रा में उचित चीजें का प्रबंध करें। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने कहा है कि पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर आशिक नेंगरू का घर तोड़ दिया गया है। एक अधिकारी के हवाले से अधिकारी का नाम जाहिर नहीं किया गया है। अखबार ने लिखा कि राजपुरा में सरकारी जमीन पर नेंगरू का 2 मंजिला घर बना हुआ था, जिसे पुलिस की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने गिरा दिया है। नेंगरू के भाई रियाज अहमद फिलहाल जेल में हैं। उन पर साल 20-18 में एक ट्रक में चरमपंथियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का आरोप है। ये मामला बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। अखबार ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि नेंगरू के एक भाई की मौत 2013 में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में हो गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने 1992 के दंगों के एक मामले में वांटेड चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 47 साल का ये आरोपी पिछले 18 साल से फरार चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को मुंबई के गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी को 2004 में अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को प्लान बनाकर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी को वेस्ट उपनगरीय क्षेत्र मलाड में दिंडशी बस डिपो से धर दबोचा। उन्होंने बताया कि 1992 में दिंडशी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो दंगा हुआ था, आरोपी उसी के एक मामले में वांटेड है।
अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने उस समय दर्ज की गई फर्म में 9 आरोपियों को नामजद किया था और आरोप पत्र दाखिल किया था। उनके अनुसार उनमें 2 आरोपी बरी हो गए थे जबकि एक की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि बाकी 6 अदालत में पेश नहीं हुए थे और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था एवं 2004 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी पिछले 18 सालों में अपनी पहचान बदलकर इस उपनगरीय क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर रह रहा था। अधिकारी के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। मुंबई के व्यापारी विनोद जातिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि व्यापारी ने इंडियन ओवरसीज बैंक को लगभग 70 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इसी केस की जांच करने सीबीआई की टीम व्यापारी विनोद जातिया के ठिकानों तक पहुंची है। बैंक के आरोपों के अनुसार दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी और उसके प्रमोटर विनोद जातिया और उनके रिश्तेदारों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने गलत दस्तावेज बैंक को दिए थे। इस मामले में सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि आरोपी कंपनी ने अपने देनदारों, लेनदारों और संबंधित संस्थाओं के साथ कई लेन देन किए, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान सीबीआई को इस केस से जुड़े कई दस्तावेज आरोपी के घर से और ऑफिस से मिले हैं। टीम इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। जातीय रियल एस्टेट ग्रुप के अकाउंट में गड़बड़ी मिली है। बोगस ट्रांजैक्शन और बिल पाए गए हैं। इस गड़बड़ी में सीबीआई के रडार पर जातीय ग्रुप के पुणे और नवी मुंबई में बन रहे प्रोजेक्ट भी हैं। सीबीआई को शक है कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की गई है। सीबीआई इन प्रोजेक्ट के खंगाल रही है। जातीय और उनके परिवार के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक ने सीबीआई को पत्र लिखकर पैसों की गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इसमें बैंक ने लिखा था कि दिए गए फंड्स को अवैध तरीके से अलग अलग खातों में डाला गया है। फोरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताएं मिली हैं। जो सामान खरीदा गया है उसके बिल या दस्तावेज कंपनी के पास नहीं है। फिलहाल इस केस में सीबीआई जांच कर रही है। मुंबई, शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शॉर्टकट राजनीति से संबंधित टिप्पणी की आलोचना की। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार बनाए जाने के तरीके पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद आज नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उक्त टिप्पणी की। मोदी ने कहा कि देश का विकास शॉर्टकट राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता और कुछ राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तथा लोगों को ऐसे राजनीतिक नेताओं और दलों को बेनकाब करना चाहिए। प्रधानमंत्री की टिप्पणी को हास्यास्पद करार देते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अवैध एवं असंवैधानिक सरकार बनाने के लिए शॉर्टकट राजनीति संविधान, देश के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और एजेंसियों को कमजोर कर रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन शिवसेना में बगावत के बाद जून में बनी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के संदर्भ में चतुर्वेदी ने कहा, आप भाजपा चुनाव के लिए 5 साल तक इंतजार कर सकते थे और फिर अपना बहुमत हासिल कर सकते थे, लेकिन क्या आपने जो किया है वह शॉर्टकट लाभ, शॉर्टकट राजनीति का परिणाम है जो संवैधानिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में एक मुख्यमंत्री है जिसकी पार्टी पंजीकृत भी नहीं है। शिवसेना में विभाजन के बाद शिंदे गुट बालासाहेबांची शिवसेना नाम से जाना जा रहा, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे